नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। हर किसी का अरमान होता है सपनों का आशियाना, ख्वाहिश ऐसे मकान की जो खुद ने बनवाया हो, लेकिन कई बार छोटी छोटी चूक के कारण इन सपनों का पूरा करने के बावजूद लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में आज बात होगी कि कैसे चुना जाए सपनों का आशियाना। इस पर खास चर्चा में हमारे साथ होंगे जयपुर बिल्डिंग एसोसिएशन के महासचिव पुनीत अग्रवाल और चीफ एडिटर प्रताप राव। चर्चा से पहले आइए आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। हर इंसान का ये सपना होता है कि उसका एक घर हो, एक आशियाना हो, और इस सपने को पूरा करने के लिए इंसान रात दिन मेहनत करता है। जो कमाता है उसमें से जोड़ जोड़ कर आशियाना बनाता है। कई बार तो इस सपने को पूरा करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, तब जाकर कोई आशियाना बनता है। त्योहारों का ये मौसम कई लोगों के लिए अपना सपना सच करने का मौका होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी जो फेस्टिवल सीजन में अपने खुद के घर में रहने का सपना सच करते हैं। इंसान पहले सपनों को चुनता है और फिर सपनों को बुनता है। दरवाजे, खिड़की और झरोकों के बारे में सोचता है। हर इंसान अपने आशियाने के बारे में सोचता है कि उसमें बिजली, पानी और दूसरी सभी सुविधाएं रहें। वास्तव में कोई आशियाना तभी पूरा होता है जब उसमें परिवार की जरूरत के मुताबिक निर्माण किया गया हो। आशियाने में आंगन हो, रसोई हो। हर इंसान यही सोचता है कि उसका आशियाना ड्रीम हाउस के जैसा हो, लेकिन कई बार ये आशियाना बनाने में चूक भी हो जाती है, और जरा सी चूक हुई नहीं कि समझो सीधे गड्ढे में गिर गए। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आशियाना चुनते वक्त सावधानी से काम लिया जाए। हम आपको बताते हैं कि कैसे चुने आशियाना। सबसे पहले टाइटल देखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस जमीन पर आप आशियाना बनाने जा रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल एरिया, ग्रीन बेल्ट या किसी और रूप से दर्ज तो नहीं है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रार ऑफिस और तहसील में जाकर टाइटल देख लें। नक्शा की स्वीकृति लें। जो मैप अप्रूव हुआ है उसके अनुसार काम हुआ है या नहीं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और अगर जरूरत हो तो इसके लिए इंस्ट्रक्चर इंजीनियर की सलाह ले लें। बेचने वाले की साख पर ध्यान दें। बेचने वाले या कंपनी की साख कैसी है ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमेशा रजिस्टर्ड और प्रतिष्ठित प्रॉपर्टी डीलर से ही जमीन खरीदें। इसके लिए आसपास के लोगों की मदद ली जा सकती है। सही बैंक का चुनाव करें। आजकल कई निजी बैंक लोगों को आसानी से लोन दे देती हैं और बाद में उनको भारी चूना लगाती हैं। इसीलिए हमेशा धैर्य और प्लानिंग पर ध्यान दें और ब्याज दरों के बारे में पूरी जानकारी कर लें। भूमाफियाओं के जाल से बचें। दौर ऐसा है कि पैसा हावी होता जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलर की शक्ल में कुछ भूमाफिया और जालसाज भी आ गए हैं। ये न सिर्फ लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि विवादों और मुकदमों में भी उलझा देते हैं। गीतकार गुलजार की ये लाइनें इशारा करती हैं कि हर इंसान अपने लिए आशियाना और आबूदाना चाहता है, लेकिन कहीं किसी गलती के कारण उसका ये सपना टूट न जाए। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आशियाना सोच समझकर चुने। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। इस चर्चा में हमारे साथ प्रताप राव जी भी है, खास मेहमान पुनीत अग्रवाल जी भी जुड़े हैं। पुनीत जी, बात आ गई एहतियात की, लेकिन आप इस कारोबार से जुड़े हैं, आपको क्या लगता है आमतौर पर जब मकान लेने कोई शख्स जाता है, मकान खरीद लेता है, फिर उसके बाद किस तरह की परेशानी आती है? आमतौर पर जब कोई व्यक्ति मकान खरीदने जाता है तो वो उसके टाइटल पे, उसके नक्शों पे इतना ध्यान ना देता जितना उसकी कॉस्ट पे ध्यान देता है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी सज्जन आदि मकान खरीदने की सोचे तो वो सर्वप्रथम, जैसा अभी आपने बताया कि सर्वप्रथम उसके टाइटल को देखें, क्योंकि टाइटल एक बेसिक चीज है, उसकी जड़ है।
यदि टाइटल ही उसका क्लियर नहीं है तो उस पर बनने वाली टोटल चीजें इलीगल हो गई। तो सर्वप्रथम उसके टाइटल को पूर्णतः देखते हुए जेडीए, नगर निगम, तहसील, उसको काटने वाला जो पुनीत जी, एक बड़ी समस्या होती है कि किसी ने सोचा कि मेरे पास एक बजट है, उस बजट में मुझे एक बढ़िया सा फ्लैट चाहिए, और वो बिल्डर से बात करता है, बिल्डर कहता है हाँ इस बजट में ये फ्लैट है। उसके बाद जब सौदे आगे बढ़ने लगते हैं तो पता लगता है कि काफी सारी हिडन कॉस्ट है, और वो जो फ्लैट है जितना उसके बजट है उससे बाहर चला गया है। ऐसी भी एक्चुअली क्या है सर, जितने भी ग्रुप हाउसिंग या G+2 के फ्लैट्स हैं, इनमें हिडन चार्जेस वो पहले ओपन करते ही नहीं है। तो क्या होते हैं हिडन चार्जेस, कैसे देखना चाहिए पुनीत जी बताइए। जैसे किसी का एक अपना बजट है, वो बजट लेके किसी बिल्डर के पास जाता है तो उसको उसकी कॉस्टिंग के लिए क्या क्या बातें उससे पूछनी चाहिए? उसको सर्वप्रथम उसके फ्लैट की एक्चुअल कॉस्ट उसको मालूम करनी चाहिए कि मेरा जो फ्लैट जिसको मैं बाइंग कर रहा हूँ उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। सेकंड थिंग, जैसे कि हिडन कॉस्ट पे वो एक पार्किंग, इसमें भी पार्किंग को भी उन्होंने 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, कवर्ड और एक ओपन जी। सेकंड थिंग ये होगी। तो थर्ड क्या होना चाहिए, जैसे पार्किंग को लेके काफी वो करते हैं, तो पार्किंग को लेकर क्या ये फ्लैट की कॉस्ट में आ जाना चाहिए या ये एक्स्ट्रा इसका चार्जेस होते हैं? ये फ्लैट की कॉस्ट में ही बेसिकली जुड़ना चाहिए। इसको एक हिडन चार्जेस इन्होंने बनाकर एक ये कमाई का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इन्होंने लेना चालू कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर आपकी ये सलाह है मकान खरीदने वालों को, फ्लैट खरीदने वालों को, कि कोई पार्किंग के लिए अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और क्या होते हैं हिडन चार्जेस? सेकंड थिंग, ये इसके एक क्लब मेंबरशिप के नाम पे, जो कि एक लगभग 20 बाई 20 का कमरा है जी। कि आप किसी भी ग्रुप हाउसिंग में चल जाइए, उसका क्लब हाउस देखिए, इतनी बड़ी टेबल भी नहीं है जी। एक 5 बाई 5 की टेबल है जिसको इन्होंने क्लब हाउस का नाम दे दिया है जी। उस क्लब हाउस के नाम पे 75,000, कोई अच्छे एरिया में, पॉश एरिया में है तो वो 2 लाख रुपीज वो पर फ्लैट चार्ज कर रहे हैं। जबकि मैं जहां तक समझता हूँ, मैं खुद ग्रुप हाउसिंग में रहता था, आज तक मैंने उस पर क्लब हाउस में जाके कभी देखा ही नहीं कि उसमें है क्या चीज। पुनीत जी, एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये परमिसिबल है या ये ऊपर से ही ले लेते हैं ये पैसे? नहीं, ये कोई परमिशेबल नहीं है। ये एक फैसिलिटी के नाम पे बायर से एक पैसा लेने का एक तरीका है। ये क्या कहते हैं, ये परमिसिबल फैसिलिटी है? नहीं, नो परमिशेबल फैसिलिटी नहीं है ये एक बिल्डर के द्वारा, खुद के द्वारा बनाई हुई फैसिलिटी है। तो यानी कि क्लब हाउस के नाम पे भी यदि कोई चार्ज करे तो वो पैसा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और कौन से चार्जेस हैं, हिडन चार्जेस, जिनको नहीं देना चाहिए? और हिडन आजकल चार्जेस में ये एक मेंटेनेंस चार्जेस लेने लग गए, जो कि 1 टाइम होने लग गया जी। 1 टाइम के नाम पे ये कई बिल्डिंगों में 1.5 लाख रुपीज भी ले रहे हैं, और फिर पता नहीं लगता है बिल्डर कहाँ चला गया। और उसके बाद में वो बिल्डर का यदि कल को, या तो उसकी सिक्योरिटी क्या है, उससे अपने 1.5 लाख वो तो रुपीज दे रहे चला हैं, जाएगा। बिल्डर आज वर्क कर रहा है, कल नहीं करे तो कल नहीं करेगा तो उसकी लायबिलिटी किस चीज की है? ना तो कोई बैंक गारंटी है उसमें, आप जो डिपॉजिट दे रहे हैं ना तो उसकी कोई बैंक गारंटी मिल रही है, ना कोई आपको रिटर्न में मिल रहा है। एक बिल्डर की छपाया हुआ एक स्लिप पैड में आपको उसकी रसीद मिल रही है, जिसमें भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये मेंटेनेंस चार्जेस है या तो ये तो कुल मिलाकर हुई कि जब वो बजट लेके जाते हैं तो इस तरह से बजट नहीं बढ़े, तो इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, नहीं, बड़ी बात ये आती है कि यानी कि जब कोई आदमी बजट बना के ले जा रहा है और उसको बता दिया गया है कि आपका इतने बजट में ये फ्लैट आ जाएगा, और उसके बाद जब एक लंबा चौड़ा पर्चा निकलता है उसमें 10-5 लाख रुपए तो वैसे ही निकाल लिए जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि तब जो फ्लैट है उसकी हद से बाहर चला जाता है और आदमी परेशान होकर लोन लेके, सपनों के आशियाने की अगर बात की जाए प्रताप जी, बिल्कुल सपनों का आशय वो धरा रह जाता है, स्वप्न की तरह हो जाता है और आदमी परेशान हो जाता है। बिल्कुल प्रताप जी, एक और बात पुनीत जी आपसे जानना चाहेंगे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अक्सर होता है कि आपको सजाकर मकान दे दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है, 3 महीने में सीलन, 4 महीने में दरारें, फर्श उखड़ना, ऐसे में क्या परख हो, कैसे परख हो, क्या एहतियात बरते कोई शख्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल तो इतनी लेबोरेटरीज टेस्टेड कंपनियां आ चुकी हैं कि यदि अपन कोई भी बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग का फ्लैट परचेज करना चाह रहे हैं तो अपन ना राइट है अपन बिल्डर से उसमें यूज होने वाले सभी मटेरियल का क्वालिटी चेक के लिए एक लिस्ट ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत उसकी जो। तो क्या ये बिल्डर के लिए बड़ा कंपलसरी है कि वो अपने साथ जब वो कोई कागज देता है तो साथ में मटेरियल टेस्ट का कोई लेबोरेटरी का एक वो भी दे? नहीं, ये बिल्डर के लिए जरूरी नहीं है देना, लेकिन यदि बायर उस पर अपनी डिमांड रखे कि साहब मैं ये देखना चाहता हूं, तो ये बिल्डर के लिए कंपलसरी है कि उसको दिखाना चाहिए। उससे क्या है, अपनी जो फ्लैट है उसकी गुणवत्ता का जो अपने को जो है कि अपनी गुणवत्ता कितनी है, बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करें। पुनीत जी एक बात बताइए कि क्या क्या गड़बड़ी होती है स्ट्रक्चर में, क्या क्या गड़बड़ी करते हैं? स्ट्रक्चर में सर है ना, आजकल जो एक ना
बीएसआर जो गवर्नमेंट का एक नियम है उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर की बात करें उस स्ट्रक्चर का तो फॉलो कहीं हो ही नहीं रहा है। बेसिकली एक अर्थक्वेक का नाम आजकल चलने लग गया था, अर्थक्वेक प्रोसेस है। अर्थक्वेक प्रोसेस तो जयपुर राजस्थान में तो कभी लागू ही नहीं हुआ है। क्या होता है ये अर्थक्वेक प्रोसेस? एक तरह का, इस पे भी चर्चा करेंगे, आपसे इस सवाल पर जरूर हम जवाब लेंगे। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ARG ग्रुप के चेयरमैन आत्माराम गुप्ता जी। आत्माराम जी, बात हो रही है यहाँ पर सपनों के आशियाने के चुनने की, आप क्या हिदायत देंगे, क्या कहना चाहेंगे एक बिल्डर के नाते जब कोई शख्स अपना मकान लेने जाए? देखिए, कोई भी आज अपने हार्ड अर्न मनी जो बहुत ही पसीने गवा करके कमाई की जाती है आशियाना के सपना पूरा करने के लिए, तो जरूरी है कि वो कोई भी मकान खरीदता है उससे पहले देखे कि बनाने वाला कौन है बिल्डर, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसका पास्ट ट्रैक क्या है। सबसे पहला बात तो ये आती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है टाइटल से संबंधित। कोई भी व्यक्ति अपनी कोई डील करता है उससे पहले ये इंश्योर कर ले कि जिस जमीन के ऊपर या जिस स्कीम में वो कोई चीज खरीद रहा है उसके टाइटल पेपर्स का, चेन डॉक्यूमेंट्स का क्लियरेंस है कि नहीं है। साथ ही साथ कहीं बैंक से अगर लोन लेने का है, क्योंकि हर आदमी उस लेवल तक चेकिंग नहीं कर सकता जी, ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि जो बैंकें हैं वो बहुत अच्छी से डॉक्यूमेंट्स को चेक करती हैं। जी। तो वी कैन रिलाई ऑन द बैंकर्स इवेल्युएशन ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो कोई भी लोन लेता है तो उसको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि इस जमीन के ऊपर या इस स्कीम के ऊपर बैंक लोन अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। आत्माराम जी, इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि आम आदमी जब जाता है तो उसको ऐसे डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए जाते हैं और देखने में बाद में ये पता चलता है कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट फर्जी थे। आम आदमी कैसे ये पता करे कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी हैं या सही हैं? इसके लिए मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया। उस स्कीम को बैंकर ने अप्रूव कर रखा है कि नहीं कर रखा, क्योंकि बैंकें कोई भी अप्रूव करती है, चाहे SBI हो चाहे HDFC हो जी, उन लोगों के बड़े सशक्त माध्यम होते हैं लीगल डिपार्टमेंट के, और वो अच्छे से सारा तहकीकात करके बिल्डर का ट्रैक, लीगल डॉक्यूमेंट को चेक करके ही अप्रूव करते हैं किसी भी। पर आत्माराम जी, बड़ा एक सवाल ये उठता है, अभी अमानी शाह नाले का मामला आया, वहां मल्टी स्टोरी एक बिल्डिंग को ढहा दिया गया, उसमें कई लोगों ने बुक करा रखे थे। ऐसी जगह पे कैसे करें, कैसे पता लगे आदमी को, क्योंकि वो जो कंपनियां थी। ये एक मैं इतना कहना चाहूंगा, ये अमानी शाह नाला वाला जो प्रकरण हुआ है ये बिल्कुल एक एबनॉर्मल फीचर है जी। कोई भी इन्वेस्टर इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट तहकीकात नहीं कर सकता कि JDA का पट्टा है, JDA के टाइटल है, बैंक ने अप्रूव कर रखा है, उसके बावजूद भी कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अगर ऐसा कोई हो जाता है, कोई नुकसान का काम या नदी नाले का है, तो उन चीजों के लिए खरीदार को एहतियात का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। उसको खाली इतना होता लोकेशन देखे। लेकिन टाइटल JDA का होने के बाद आदमी बिल्कुल 100 साल का पट्टा मानता है जी। इससे सुप्रीम कोई अथॉरिटी नहीं होती जी। ऐसे केसों में इतना ही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट को भी अगर ऐसा कोई जो पहले अप्रूव किया बाद में किसी कारण से, हाई कोर्ट के कारण से या किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स में कमी की वजह से टाइटल डिस्प्यूट हो, तब तक तो बात अलग है, ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। लेकिन जो अप्रूवल की गई, जिन डॉक्यूमेंट्स को अंतर नहीं है, केवल नदी नाले के बेस पे उसको तोड़ा जा रहा है, तो मेरा इतना सा निवेदन होगा गवर्नमेंट के अधिकारियों के लिए, सबके लिए, कि उसका जिन्होंने बुकिंग करा रखा है उनका पैसा कंपनसेट उनको करना चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसी को, जैसे आज कच्ची बस्ती का कोई आदमी रह रहा है नाले में, उसके लिए पुनर्वास स्कीम है। आत्माराम जी, एक और बड़ा सवाल ये उठता है, किया उनको भी कंपनसेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज अपने सिस्टम से करे, उनको पूरी तरह से कंपनसेट करे, क्योंकि अल्टीमेटली आत्माराम जी एक बड़ा सवाल उठता है कि आम आदमी कैसे फर्क मालूम करे कि ये माफिया है, भूमाफिया है, या ये सही बिल्डर है। कैसे उसका कुछ आप बता सकेंगे कि इस तरह से बिल्डर के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए और वहीं से खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। इस चीज के लिए देखिए क्या होता है, ये भूमाफिया कहना बहुत आसान है जी जी। आज के डेट में कोई बिल्डर है, ये बहुत बड़ा एक नोबल कॉज है, और बिल्डर्स का इतना बड़ा स्टेक रहता है कोई भी जमीनों में। देखना खाली ये होता है कि ये बिल्डर किस कैटेगरी का है जी, इसका पास्ट ट्रैक क्या है जी, इससे पुराने कितनी बिल्डिंगें पूरी की है, कितने टाइम से काम कर रखा है, इसके डिस्प्यूटेड मैटर कितने हैं, इससे सरकारी एजेंसीज या प्राइवेट लोकल पब्लिक को कितना उसका इन्फ्लुएंस है, कितना उसके डिस्प्यूट्स को उसने रिजॉल्व किया है। इसीलिए हर आदमी की साक्ष्य वैल्यू इवेल्यूएशन की जाती है। तो इस चीज को देखकर यानी कि आपका कहना है कि कुल मिलाकर जब बिल्डर के पास जाएं तो उसकी साख को देखकर ही खरीदारी करें। धन्यवाद आत्माराम जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो तमाम पुनीत जी ने बताई, उसके बाद एक बात है कि जो बिल्डर की साख है, उस कंपनी की साख है, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर कंपनी की साख